गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लिटिल स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं आलोचना। तो आलोचना का जो है हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। इसमें शुक्ल पूर्व युग हो गया है, शुक्ल युग हो गया है। तो आज हम करने वाले हैं शुक्लोत्तर युग। ओके, शुक्लोत्तर युग। तो चलिए शुक्लोत्तर युग स्टार्ट करते हैं। शुक्लोत्तर युग, इसकी शुरुआत स्वच्छंदतावादी समीक्षा से हुई, जो मोटे तौर पर शुक्ल जी की धारणाओं का प्रतिपक्ष है। अब देखिए, शुक्लोत्तर युग में जो भी आलोचनाएं शुरू हुई वो जो है स्वच्छंदतावादी समीक्षा से मोटे तौर पर। अब देखिए, शुक्ल युग में जो आलोचना स्टार्ट हुई ना, वो स्वच्छंदतावादी समीक्षा से शुरू हुई है, शुक्लोत्तर युग की आलोचनाएं। ओके, इसके बाद विभिन्न विचारधाराओं के आगमन के साथ साथ नई समीक्षा पद्धतियों का इसमें प्रचलन हुआ। जैसे इसमें प्रगतिवाद समीक्षा आई, मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा आई और नई समीक्षा इसमें आई है। तो शुक्लोत्तर युग में आई है ये स्वच्छतावादी समीक्षा है, प्रगतिवादी समीक्षा है, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा है और नई समीक्षा है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले है स्वच्छंदतावादी समीक्षा। तो स्वच्छंदतावादी समीक्षा वह पद्धति है जो आचार्य शुक्ल की शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। इस आंदोलन से जुड़े समीक्षकों ने पश्चिमी स्वच्छंदतावाद से प्रभाव ग्रहण किया है। अब देखिए, स्वच्छंदतावादी समीक्षा में जो समीक्षक हैं उन्होंने जो पश्चिमी स्वच्छंदतावाद से प्रभाव ग्रहण किया हुआ है। देखिए, लाइन टू लाइन पढ़ना ना थोड़ा सा टिपिकल लगता है मुझे। जैसे ब्लैक बोर्ड में जैसे मार्कर या इससे पढ़ाना ना, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और ऐसे ऑनलाइन जैसे एक एक लाइन पढ़ के ये करना ना, ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है। जिसमें जो ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है, परंतु ऑनलाइन टीचिंग का ना ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ये फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन इसमें टीचिंग कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा इसमें थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है, जैसे लाइन टू लाइन पढ़ना कोई चीज़ हो। क्योंकि वैसे मैं जनरली अपनी लैंग्वेज में जो स्टूडेंट को समझाती हूँ, परंतु यहाँ पर देखिए लाइन टू लाइन है, तो इसलिए मुझे लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ रहा है इसमें। स्वच्छंदतावादी जो समीक्षा है स्वच्छंदतावादी जो समीक्षा है वो पश्चिमी स्वच्छंदतावाद के प्रभाव जो है इन्होंने ग्रहण किया हुआ है। ये रचना का मूल्यांकन मर्यादावाद व सामाजिक उपयोगिता के आधार पर करने के स्थान पर रचनाकार की अनुभूतियों, व्यक्तिगता और सूक्ष्म सौंदर्य आदि को महत्व देती है। अब देखिए, जो स्वच्छंदतावादी समीक्षाएं होगी, जो मेरी मतलब सिंपल सी लैंग्वेज है उसमें अगर मैं कहूँ, तो इसमें जो रचनाकार की अनुभूतियों को, व्यक्तिगता को व सूक्ष्म सौंदर्य बोध को महत्व दिया गया है। ओके, अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे ना, ये जो मेरी वीडियो है, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इनकी नोट्स अगर आप लोग बना रहे हैं, तो सारी लाइनें लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि सारी लाइनें जी टेप दी आप लोगों ने अपनी जो है नोटबुक में। ऐसा नहीं करना है। बस अपनी लैंग्वेज में ना इनको थोड़ा सा सिंपल करना है। जैसे आप पहला हेडिंग ऊपर ये दे देना और दूसरे में लिखना कि इसमें जो है रचनाकार की अनुभूतियों, व्यक्तिगता व सूक्ष्म सौंदर्य को जो है स्वच्छतावादी समीक्षा में स्थान दिया गया है। इस तरह से इनको जो है आप लोगों ने लिखना है। ओके, तो जो स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं उनमें जो 3 आलोचक प्रमुख हैं। एक है शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा है दुलारे वाजपेयी और तीसरा है डॉक्टर नागेंद्र का। ओके, तो इस तरह से इनको लिख लेना है आप लोगों ने। परंतु क्या करना है, जैसे देखो ये जो पूरा पेज है, इस पेज के आपने हार्डली 3 या 4 लाइनें बनानी है। पूरी 8-10 लाइनें लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, तो इसमें मोस्ट क्या हो गया, एक तो जो स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं उनमें 3 प्रमुख समीक्षक कौन कौन से हैं। शांति प्रिय द्विवेदी हो गया, दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नागेंद्र हो गया। तो चलिए, सबसे पहले शांति प्रिय द्विवेदी के बारे में पढ़ लेते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद की मूल चेतना को गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की मानवतावादी दृष्टिकोण में चिन्हित किया है। तो जो छायावादी जो शांतिप्रिय द्विवेदी हैं उन्होंने छायावाद की मूल चेतना को गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के मानवतावादी दृष्टिकोण से चिन्हित किया है। ओके, गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के मानवतावादी दृष्टिकोण से इन्होंने चिन्हित किया है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। नेक्स्ट है इसमें आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जो है महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक है। देखिए, ये जो लाइन है ना, आप लोग ये मत समझना कि प्रभाववादी समीक्षक है, बेसिक से लाइन है।
ये कोई बेसिक लाइन नहीं है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहाँ से देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रभाववादी समीक्षक कौन है। 3-4 जो है उसमें नाम दिए गए थे। तो प्रभाववादी समीक्षकों में कौन से हैं? शांतिप्रिय द्विवेदी है। तो शांतिप्रिय द्विवेदी कैसे समीक्षक हैं? प्रभाववादी समीक्षक हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। वही लाइन आ गई। ये देखिए एक्चुअली ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है ना, ये 2 या 3 बुक्स हैं, 2 या 3 बुक्स हैं मेरे पास। उनमें से जो भी जरूरी तथ्य है ना, वो मैंने पीडीएफ में लगा दिए हैं। ये कोई एक ही बुक्स की मेरे पास पीडीएफ नहीं है, 2 या 3 बुक्स हैं, उनकी पीडीएफ मैंने लगा दिए हैं। इसीलिए कुछ लाइनें जो है सेम ऊपर नीचे टच हो रही हैं इसमें। जैसे ऊपर भी ये लाइन हमने पढ़ ली थी। शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्रनाथ के मानवतावादी दृष्टिकोण को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। तो छायावाद की केंद्रीय चेतना शांतिप्रिय द्विवेदी ने किसे माना है? गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की मानवतावादी दृष्टि को। नेक्स्ट है शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा कृतियाँ कौन कौन सी है? एक है सामयिकी, बहुत ही मोस्ट है। हमारे साहित्य निर्माता, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह संचारणी। तो कौन कौन सी है? एक है सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता व संचारणी। सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता व संचारणी, ये तीनों है, इनको लर्न रखना है। कौन कौन सी होगी मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग। सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता व संचारणी। सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता व संचारणी। शांतिप्रिय द्विवेदी की ये समीक्षा कृति है। अब देखिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ना, आप लोगों को वो लर्न होता चले। मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम 100% तो नहीं, कम से कम 50% आप लोगों को लर्न हो जाए, और उसके बाद अगर आप एक बार फिर से वीडियो देखें तो आपको टोटली पूरा याद हो जाए। मेरी यही कोशिश रहती है। शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचना दृष्टि सौंदर्यवादी है। तो जो शांतिप्रिय द्विवेदी है उनकी आलोचना दृष्टि कैसी है? सौंदर्यवादी। किंतु युग और साहित्य में वे प्रगतिवादी मूल्यों के का समर्थन करते हैं। युग और साहित्य जो है इनकी एक आलोचना कृति है शांतिप्रिय द्विवेदी की। युग और साहित्य शांतिप्रिय द्विवेदी की एक आलोचनात्मक कृति है। तो इसमें शांतिप्रिय द्विवेदी ने जो है प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन किया है। वैसे जो शांतिप्रिय द्विवेदी है उनकी आलोचना दृष्टि वैसे तो कैसी है? सौंदर्यवादी है, ओके। परंतु युग और साहित्य उनकी जो कृति है उसमें जो है प्रगतिवादी दृष्टिकोण का जो है समर्थन ये करते हैं। नेक्स्ट आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो हम पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं स्वच्छंदतावादी समीक्षक। स्वच्छंदतावादी समीक्षकों में सबसे पहले शांतिप्रिय द्विवेदी हम लोगों ने पढ़ लिया, ओके। उसके बाद हम कौन से पढ़ रहे हैं? नंद दुलारे वाजपेयी को हम पढ़ रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। शांतिप्रिय द्विवेदी को पढ़ लिया, नंद दुलारे वाजपेयी को पढ़ेंगे। इसमें और भी आते हैं समीक्षक, परंतु जो मोस्ट है ये 3 तो आप लोगों ने याद रखने ही रखना है। टिप्स में ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र कैसे समीक्षक हैं? स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं, ओके। तो शांतिप्रिय द्विवेदी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में। नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया। कैसी समीक्षा पद्धति को इन्होंने विकसित किया है? समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, जिसमें स्वच्छंदतावाद एवं कलावाद, मार्क्सवाद एवं अध्यात्मकवाद सभी परस्पर क्या है? घुल मिल गए हैं। तो जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं उन्होंने कैसी समीक्षा पद्धति को विकसित किया है? समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को इन्होंने विकसित किया है। इसमें देखिए स्वच्छंदतावाद एवं कलावाद, स्वच्छंदतावाद एवं कलावाद, मार्क्सवाद एवं अध्यात्मवाद सभी जो है परस्पर घुल मिल गए हैं, ओके। नेक्स्ट है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का चिंतन प्रसाद से प्रभावित है। अब देखिए जो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी हैं उनका जो चिंतन है वो किस से प्रभावित है? जयशंकर प्रसाद से प्रभावित है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। देखिए ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना कृति है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की पहली रचना है। इनकी जो समीक्षात्मक कृतियों में जो मोस्ट चीज़ें हैं, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, ओके। इसमें 1930 से 1940 के मध्य लिखे गए निबंध संकलित हैं। हिंदी साहित्य 20वीं सदी में 1930 से लेकर 1940 तक इन्होंने जो भी निबंध लिखे
वो किसमें संकलित किए हैं? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में। इन्होंने रस को भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग तत्व कहा। अलंकार को सौंदर्य का उद्घाटक तथा वक्रोक्ति, रीति और ध्वनि को काव्य के अभिव्यंजना पक्ष से इन्होंने जोड़ा है। तो इन्होंने रस को भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग तत्व कहा है। तो भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग तत्व किसे कहा गया? किसे कहा इन्होंने? रस को। तो नंद दुलारे बाजपेयी ने भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग तत्व किसे माना है? रस को। और जो है सौंदर्य का उद्घाटक आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी ने किसको माना है? अलंकार को माना है। उसी तरह वक्रोक्ति, रीति और ध्वनि काव्य को जो है इन्होंने अभिव्यंजना पक्ष से जोड़ा है। इन्होंने वक्रोक्ति, रीति और ध्वनि काव्य के अभिव्यंजना पक्ष को इन्होंने किससे जोड़ा है? वक्रोक्ति, रीति और ध्वनि को इन्होंने काव्य के अभिव्यंजना पक्ष से जोड़ा है। नेक्स्ट आ जाइए इसमें आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। तो आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। ये चीज़ याद रखनी है। समन्वयवादी हैं, स्वच्छंदतावादी हैं एवं सौष्ठववादी आलोचक हैं आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी। नंद दुलारे बाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। तो जो नंद दुलारे बाजपेयी हैं उन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यातित किया है। तो सबसे पहले किया है इन्होंने छायावाद को मानवीय एवं सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में विख्यात आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी ने। नेक्स्ट है नंद दुलारे बाजपेयी की प्रमुख आलोचनाएं कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? चलो देख लेते हैं इनकी जो प्रमुख आलोचना कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहला है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी। और इसमें क्या है 1900 और इस कृति में 1930 से लेकर 1940 तक इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी इन्होंने किस में शामिल किया है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है प्रेमचंद। आधुनिक साहित्य महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न। देखो जो नंद दुलारे बाजपेयी की आलोचना की रीतियाँ हैं वो है ये सब। इसमें मोस्ट है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नए साहित्य, नए प्रश्न और निकष भी है कि इनका। देखिए ये सारे इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। अब देखिए जो ये चीज़ है ना आलोचना की रीति है, अभी तो मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ, परंतु जब कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा या तो आलोचना के टॉपिक के बाद ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आलोचक है उनकी मैं जो है ट्रिक्स बता दूँगी आप लोगों को लर्न करने के लिए। अगर आप लोगों को इस तरह से लर्न नहीं होगा तो मैं थोड़ा से कुछ ट्रिक्स बना दूँगी इनकी, तो इनकी अलग अलग छोटी छोटी वीडियो डाल दूँगी मैं। ओके, 2-3 मिनट की छोटी छोटी वीडियो डाल दूँगी, उनको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का मूल योगदान छायावाद की स्थापना से शुरू होकर वैश्विक साहित्य शास्त्र के निर्माण के प्रयास तक विस्तृत है। अब देखिए जो डॉक्टर नागेंद्र है उनका जो योगदान है वो छायावाद के महत्व की स्थापना, मतलब जो छायावाद की स्थापना में इन्होंने विशेष महत्व दिया डॉक्टर नागेंद्र ने। ओके, नेक्स्ट है इसमें आलोचना की आस्था। डॉक्टर नागेंद्र की जो आलोचना कृति है वो है आलोचना की आस्था, 1966 में इन्होंने लिखी है। आलोचना की आस्था नामक अपने निबंध संग्रह में डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी साहित्यिक मान्यताओं को रेखांकित किया है। अब देखिए जो आलोचना की आस्था है ये डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक रीति है और इसमें किसका वर्णन है? साहित्य के बारे में इनकी जो मान्यताएं हैं उसके बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है
डॉक्टर नागेंद्र पाश्चात्य आलोचक आइए रिचर्ड व क्रोचे से प्रभावित हैं। अब देखिए जो डॉक्टर नागेंद्र हैं वो किन किन से प्रभावित हैं? जो पाश्चात्य आलोचक है ना, आइए रिचर्ड और क्रोचे, आइए रिचर्ड और जो क्रोचे हैं उनसे ये प्रभावित हैं डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट है, डॉक्टर नागेंद्र ने आइए रिचर्ड की तरह ही साहित्य संबंधी मूल्यों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है मूल्यवादी और दूसरा है कलावादी। तो डॉक्टर नागेंद्र जो है किससे प्रभावित थे? आइए रिचर्ड वो क्रोचे से। और आइए रिचर्ड की तरह ही इन्होंने जो है साहित्य संबंधी मूल्यों को दो भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है मूल्यवादी और दूसरा भाग है इनका कलावादी। डॉक्टर नागेंद्र का। ओके, तो किस किस से प्रभावित है ये? पाश्चात्य समीक्षक आइए रिचर्ड व क्रोचे से ये प्रभावित है। काव्य के तीन तत्वों, देखिए डॉक्टर नागेंद्र ने काव्य के तीन तत्वों भाव, कल्पना और बुद्धि में डॉक्टर नागेंद्र ने जो है सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? भाव को महत्वपूर्ण इन्होंने माना है। ठीक है, तो जो काव्य के तीन तत्व है ना, भाव हो गया, कल्पना हो गया और बुद्धि हो गया, तो डॉक्टर नागेंद्र ने जो है भाव, कल्पना और बुद्धि में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है? भाव को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट है डॉक्टर नागेंद्र अपने मूल दृष्टिकोण में रसवादी और व्यक्तिवादी आलोचक हैं। अब देखिए जो डॉक्टर नागेंद्र हैं वो रसवादी आलोचक हैं। ओके, डॉक्टर नागेंद्र कैसे आलोचक हैं? रसवादी हैं और व्यक्तिवादी ये आलोचक है। यही कारण है कि डॉक्टर नागेंद्र जब आलोचना करते हुए साहित्य की उसके उद्देश्य की अनुकूलता में पहचान करते हैं तो सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ होने आवश्यक नहीं लगते। चलो ये जरूरी नहीं है ये लाइनें, बस इसमें यही याद रखना कि डॉक्टर नागेंद्र जो है मूल रूप से रसवादी आलोचक हैं। रसवादी आलोचक हैं डॉक्टर नागेंद्र, ये लर्न रखना है आप लोगों ने। अब आ जाइए, जो डॉक्टर नागेंद्र हैं उनकी जो आलोचना की रीतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? डॉक्टर नागेंद्र की प्रमुख आलोचना की रीतियाँ हैं। पहला है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, रामायण के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, श्रीराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य विभव, साहित्य का समाजशास्त्र। ठीक है, तो कौन कौन सी है जो जरूरी है? वो सिर्फ जो जरूरी है वो बताती हूँ मैं भी। सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, और इसमें रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, रामायण के अध्ययन की समस्या, ये तो बहुत ही मोस्ट है इनका। नेक्स्ट है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका और साहित्य का समाजशास्त्र है। जो डॉक्टर नागेंद्र हैं ये उनकी आलोचना की रीतियाँ हैं, इनको 2-3 बार आप लोग लिख के याद कर लेना। ओके, वैसे 3-4 बार अगर बार पढ़ते हैं ना तो ये चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं फिर। कि नेक्स्ट आ जाइए हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली रचना सूर साहित्य है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं आलोचना साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली रचना है सूर साहित्य। जयदेव विद्यापति तथा चंडीदास की राधा सूर की राधा के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके उनके बीच के सुख संबंध को दिखलाया है। और सूर साहित्य में इन्होंने जयदेव विद्यापति और जो चंडीदास की राधा है ना, तो उन्होंने सूर की राधा के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है। सूर साहित्य में 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक प्रकाशित की। अब देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक जो है कब लिखी इन्होंने? 1940 में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो डेट्स है ना वो याद करनी है। चलो पीएचडी और एलटी के लिए तो डेट्स पीएचडी में थोड़ा ज़रूरी है, परंतु एलटी में डेट्स वगैरह इतनी ज़रूरी नहीं है, परंतु जो नेट और सेट है ना उनमें ये डेट्स आप लोगों को ज़रूर याद करनी है। नेक्स्ट है कबीर। पुस्तक में इनका आलोचकीय व्यक्तित्व
दिखाई पड़ता है। तो कबीर कब लिखी इन्होंने? 1941 में लिखी है। नेक्स्ट है 1965 में कालिदास की लालित्य योजना। कालिदास की लालित्य योजना। आगे पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, वैसे इनकी लाइन्स जरूरी नहीं है, परंतु हजारी प्रसाद की जो आलोचना कीर्ति हैं वो जरूरी हैं। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और कालिदास की लालित्य योजना, ये जरूरी है इनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। ओके, चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में किसे जाना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे आलोचक है? मानवतावादी आलोचक है, ये चीज़ याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना कृतियाँ जो हैं वो अभी ऊपर मैंने बता दिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना कृतियाँ जैसे सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजनाएं, तो ये जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।